फॉर क्लास ईयर ओनली। क्लास ईयर के लिए केवल और दिया जाए, सेकंड पार्ट बनाया गया है जिनका थोड़ा सा विशेष रूप से इनका चैप्टर थोड़ा सा ब्रेक किया गया है। तो वाक्य किसे कहते हैं मालूम हो गया आपको। तो वाक्य में विश्लेषण, जो वाक्य विश्लेषण होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि वाक्य विश्लेषण क्या होता है। किसी वाक्य की रचना को समझने के लिए उसके अवयवों को अलग अलग करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। अब जैसे वाक्य को समझने के लिए वाक्य के प्रत्येक पार्ट को अलग अलग समझना ही वाक्य विश्लेषण कहलाएगा। वाक्य को आपने पढ़ा ही, अब वाक्य के विश्लेषण क्या होते हैं ये चीज बताना। तो वाक्य विश्लेषण क्या होता है, उसके अवयवों को अलग अलग समझना है। जैसे उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है, तो इसको अलग अलग समझना कि कैसे ये होता है और इसका अर्थ क्या होता है, इसको कैसे हम समझेंगे। तो वाक्य विश्लेषण की उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में पहले समझें। अनेक वाक्यों के होने के कारण या बड़े उद्देश्य और विधेय होने के कारण कोई कोई वाक्य बहुत जटिल हो जाता है। ऐसे जटिल वाक्यों को समझने के वाक्य विश्लेषण हमारी सहायता करती है। वाक्य विश्लेषण के द्वारा वाक्य सरल हो जाता है। वाक्य विश्लेषण 3 प्रकार के वाक्यों को किया जाता है जो क्रमशः इस प्रकार है। सरल वाक्य, जिसको आपको बताया गया कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य उद्देश्य और विधेय होते हैं। केवल उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वाक्य का उद्देश्य वह भाग होता है, किसी वाक्य का उद्देश्य वह भाग होता है जिसके संबंध में कोई बात कही जाती है। जिसके बारे में कोई बात बोली जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये सरल तरीके से आपको बताया जाता है। एक वाक्य का विधेय वह भाग होता है जिसमें उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और भारत को आजादी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई। भारत को आजादी, ये पूरा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई। तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, ये आपका उद्देश्य हो गया। और ये भारत को आजादी दिलाई, ये विधेय हो गया। उद्देश्य और विधेय, अब इनको इस तरीके से जब देखा जाएगा तो उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई, इसका उद्देश्य इतना बड़ा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अब इसको हम समझना है, इन वाक्य का हमने 2 भागों में विश्लेषण किया। अब उद्देश्य और विधेय दोनों का अलग अलग विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य और विधेय का विभाग जानने का आवश्यक है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग हैं। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग हैं। तो उद्देश्य और विधेय मिलाकर के इस प्रभाव में कितने अंग होंगे। पहला आपका होगा कर्ता, क्या होगा, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया। चौथा होगा पूरक, पूरक
विस्तारक। तो पूरक और विस्तारक, ये इसमें पूरक जो शब्द होते हैं कुछ लगा करके इसको विस्तारक। कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तारक होता है। कर्ता वाक्य में करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे नवीन खाना खाता है तो नवीन कर्ता हो गया। यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये क्या हो गए? कर्ता हो गए। अब कर्ता का विस्तार यदि किया जाए, यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग हो तो वो कर्ता का विस्तार कहलाता है। कर्म, मेरा भाई नवीन खाता है। यहाँ नवीन का कर्ता तथा मेरा भाई जो कर्ता का विस्तार करता है। यहाँ पे महात्मा गांधी ये तो कर्ता हो गया, लेकिन इसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हो गया तो राष्ट्रपिता इसका कर्ता विस्तार हो गया। कर्म, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। शिखा ने किरण को पढ़ाया, यहाँ किरण कर्म, शिखा ने किरण को पढ़ाया। तो शिखा ने ये कर्ता हो गया, कर्ता, ये कर्म हो गया, ये क्रिया है। तो ये कर्म क्या है? शिखा ने किरण को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? किरण को। तो ये किरण जो हो गई वो कर्म हो गए। कर्म का विस्तार, यदि कर्म के पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग हो तो उसे कर्म विस्तार कहते हैं। शिखा ने उदित की बहन किरण को पढ़ाया। शिखा ने उदित की बहन किरण को पढ़ाया। अब उदित की बहन ये क्रिया विस्तार हो गया। क्या हो गया? कर्म विस्तार। ये आपका कर्म है, इसी का विस्तार। उदित की बहन किरण को पढ़ाया, ये कर्म का विस्तार हो गया। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रहता है। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके, इसलिए दिखाया जा रहा है। ये सब क्रिया, कर्म, ये सब पढ़ चुके आप पहले से। तो क्रिया के अभाव में कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण ही रहता, पूर्ण नहीं होता। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। पूरक क्या होता है? क्रिया को आपको बताया गया कि क्रिया क्या लास्ट में होता है, उससे पता चलता है कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। पूरक शब्द, कुछ क्रियाएं अपने अर्थ की पूर्ति के लिए पूरक रखती हैं, जिन्हें वाक्य पूर्ण होता है, जिनसे वाक्य पूर्ण होता है। भगत सिंह जी पक्के देशभक्त थे। भगत सिंह अब यहां पर बताया जा रहा है कि भगत सिंह देशभक्त थे, पक्के देशभक्त थे। तो इनका पूरक हो गया देशभक्त। यहाँ जो पूरक शब्द है ये देशभक्त थे। भगत सिंह देशभक्त थे तो, लेकिन पक्के देशभक्त थे तो ये देशभक्त शब्द जो है ये पूरक शब्द होगा, क्रिया का पूरक शब्द। विस्तारक क्या होता है? वाक्य में विशेष, वाक्य में विशेषण, वो क्रिया विशेषण के अलावा आने वाले शब्द विस्तारक कहलाते हैं। वाक्य में विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के अलावा जो वाक्य
में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विस्तारक कहलाते हैं। जैसे पिछले 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। पिछले 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। तो पिछले 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, तो विशेषण क्रिया विशेषण के अलावा ये शब्द आ गया कि पिछले 2 दिन से, यही एक क्रिया जो विस्तारक शब्द हो जाएगा। तो विस्तारक क्या होता मालूम हो गया। तो पहला हो गया सरल वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता शब्द क्रिया पूरक और विस्तारक हो गया, तो सरल वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य अब दूसरा नंबर आएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। इन वाक्यों में भी एक उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। जो बचते हैं वो आश्रित होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसलिए किसी भी उपवाक्य को पहले 2 भागों में विश्लेषित करना चाहिए। नंबर 1 प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य इसमें जो होगा, मिश्रित उपवाक्य में 2 होंगे। एक होगा प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य एक प्रकार का सरल उपवाक्य होता है, एक प्रकार का सरल वाक्य होता है। इसे पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं, ने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। महात्मा गांधी, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं, ने कहा था ने सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। तो प्रधान उपवाक्य का विश्लेषण उद्देश्य महात्मा गांधी ने, प्रधान उपवाक्य क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। सत्य से बड़ा तो इसमें प्रधान उपवाक्य महात्मा गांधी ने कहा था, ये प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य का विशेषण उद्देश्य महात्मा गांधी ने, इसका उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य का विश्लेषण कर्ता गांधी ने होगा और विधेय का विश्लेषण कहा था। विधेय क्या कहा था? कर्ता का विस्तार महात्मा गांधी। तो ये चीज
उपर्युक्त मिश्रित उपवाक में दो आश्रित उपवाक हैं। तो आश्रित उपवाक क्या होता है? जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्हें भारतवासी राष्ट्रपिता कहते हैं कि सत्य से बड़ा अस्त्र नहीं है। ये दो आश्रित उपवाक हो गए। इनका विश्लेषण करने के लिए आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रधान उपवाक्य से उनके संबंध को समझना आवश्यक होता है। आश्रित उपवाक के भेद होते हैं। आश्रित उपवाक के 3 प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक, विशेषण आश्रित उपवाक और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक। तो संज्ञा आश्रित उपवाक नाउन क्लॉज क्या होता है? जो आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक की संज्ञा का स्थापन्य होता है, संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक कहते हैं। यद्यपि संज्ञा में एक पद है, तदापि कुछ बड़े बड़े वाक्यों में कभी कभी कोई पूरा पदबंध ही संज्ञा हो जाता है। अतः वह पदबंध जो किसी मिश्रित उपवाक्य में संज्ञा बन जाता है, संज्ञा आश्रित उपवाक कहलाता है। कभी कभी यह भी अप्रकट भी रहता है। संज्ञा कर्ता भी हो सकता है और कर्म का अधिकरण भी हो सकता है। संज्ञा क्या? संज्ञा कर्ता भी हो सकता है और कर्म का अधिकरण भी हो सकता है। अतः संज्ञा आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक से 3 रूपों से जुड़ता है: कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में। तो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा आश्रित उपवाक पर ध्यान दें। सत्य के अंत में विजय होती है। सत्य की अंत में विजय होती है। सत्य है। उसने कहा कि मैं पहुंच जाऊंगा। यह बात कि वह झूठ बोलता है विश्वसनीय नहीं। उपर्युक्त सभी शब्द संज्ञा आश्रित उपवाक कहलाते हैं। प्रथम वाक्य का पहला वाक्य उपवाक है क्रिया का कर्ता। द्वितीय वाक्य का उपवाक का क्रिया के कर्म का काम करता है। तृतीय वाक्य का उपवाक बात की व्याख्या कर रहा है। इसलिए तीनों उपवाक संज्ञा आश्रित उपवाक हैं। विशेषण आश्रित उपवाक क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। जो उपवाक किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण आश्रित उपवाक होता है। विशेषण आश्रित उपवाक संबंध बोधक सर्वनाम या जब जहां आदि क्रिया विशेषण से जुड़े हुए होते हैं, किंतु इन क्रिया विशेषणों वाला उपवाक तभी विशेषण आश्रित उपवाक कहलाता है जब वह किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। अन्यथा वह आगे बताए जाने वाले क्रिया विशेषण का उपवाक बनेगा। नीचे लिखे हुए विशेषण आश्रित उपवाक हैं। यह वही देश है जहां अहिंसा परम धर्म है। यह वही देश है जहां अहिंसा ये वही देश है। तो पहले वाक्य का उपवाक देश की विशेषता बता रहा है। फिर दूसरा कह रहा है यह वही समय है जब डाकुओं ने यात्रियों को लूटा था। तो दूसरे वाक्य का उपवाक समय, यह वही समय है। फिर तीसरे में यह वही नदी है जिसमें बाढ़ आई थी। तो इसमें नदी जो है तीसरे वाक्य का उपवाक नदी है। इस तरीके से ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक होता है।
क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो विशेषण आश्रित हो गया। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा जो उपवाक्य मुख्य क्रिया के स्थान पर समय, रीति, परिणाम, कारण आदि को बताए वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या बताएं? क्रिया के स्थान पर समय, रीति, परिणाम क्रिया विशेषण के है। ऐसे समुच्चय बोधक और आरंभ होते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य से क्रिया विशेषण या ऐसे समुच्चय बोधक से आरंभ होते हैं जो कारण, शर्त आदि को बताते हैं। निम्नलिखित उपवाक्यों में रंगीन छपे उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जब सूर्य तपता है तब गर्मी होती है, ये समय बोधक होता है, समय को बता रहा है। जब सूर्य तपता है तब गर्मी हो जाती है, सूर्य जब तपेगा तभी गर्मी होगी। तो ये क्या है? समय बोधक हो गया। जब तुम आओगे मैं भी वहां आऊंगा, यह स्थान बोधक हो गया। वह सो गया क्योंकि वह थका हुआ था, ये कारण बोधक हो गया। यदि तुम आते, यदि तुम जाते तो काम हो जाता, ये हेतु बोधक हो गया। तो ये सब जो आपके सेंटेंस बताए गए, जो वाक्य बताए गए, ये समय बोधक, स्थान बोधक, कारण बोधक और हेतु बोधक हो गया। इसी को हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। नंबर 3 आता संयुक्त उपवाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया। संयुक्त वाक्य तीसरा हो गया आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक अवयव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। संयोजक जैसे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी है, वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी है। इसके पहले अभी हमने इसको बताया है, लेकिन इसको फिर दोबारा इसका विस्तार बताया जा रहा है। तो वह प्रतिभाशाली है और मेहनती भी है। तो इसमें और शब्द जो है ये क्या है? संयोजक अवयव है, इसको संयोग करता है, समुच्चय बोधक शब्द है। तो संयुक्त वाक्यों में संयोजक अवयव और, एवं, तथा, परंतु, अपितु, अतः, एवं आदि होते हैं। संयुक्त वाक्यों में दोनों प्रधान उपवाक्यों में समानाधिकरण के रूप में संबंध होता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ने वाला दूसरा उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है, जो प्रधान उपवाक्य के उसके समानाधिकरण के रूप में जुड़ा होता है। जैसे मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला, मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला। किंतु जो शब्द हो गया यही उसका जो है समानाधिकरण वाक्य हो गया, समानाधिकरण के रूप में जुड़ा हुआ है। वाक्य विश्लेषण, वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य प्रधान उपवाक्य इसमें होता है और समानाधिकरण उपवाक्य होता है। मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला, तो प्रधान उपवाक्य क्या है? मैं बोलता रहा लेकिन किंतु वह नहीं बोला, यह समानाधिकरण उपवाक्य हो गया। तो उपवाक्य जो मैं बोलता रहा किंतु वह नहीं बोला, इसमें पद जो है किंतु है, संयोजक पद जो है वो किंतु है और उद्देश्य इसमें कर्ता, मैं, वह, मैं और वह। मैं कर्ता हो गया और वह इसमें। तो जो उपवाक्य है उसमें मैं कर्ता हो गया, मेन जो है प्रधान उपवाक्य में, और वह नहीं बोला, यह समानाधिकरण उपवाक्य में कर्ता हो गया। कर्ता का विस्तार नहीं है, क्रिया, रहा और बोला। मैं बोलता रहा, रहा क्रिया हो गया
अरे नहीं बोला, मैं बोला, ये क्या है? क्रिया हो गया। क्रिया का विस्तार बोलता रहा, मैं बोलता, और नहीं, ये क्रिया का विस्तार है। कर्म नहीं है इसमें, कर्म का विस्तार भी नहीं है, पूरक भी नहीं है, पूरक का विस्तार भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक एक चीज करके इसको प्रधान वाक्य में जो होगा समाजीकरण वाक्य जोड़े रहते हैं, और ये इसके द्वारा जुड़ा रहता है समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा रहता है। तो आपका ये जो सेकंड पार्ट था संयुक्त वाक्य विचार का, वो आप समाप्त होता है।